हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें क्या है कि पीसीएस जो अब तक 2022 तक या 23 तक पीसीएस परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी बीओ, आरओ, एआरओ वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनके बारे में कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास होता है तो कैसे होता है। तो भारत का संवैधानिक विकास की बात करते हैं। ठीक, तो ये हुआ कि पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक। ठीक, तो पहला ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने अपने शासन को करने हेतु, जो अपना शासन को मतलब मजबूती बनाए रखने हेतु जो पारित किए गए थे, उन्होंने एक्ट जो भी पारित किए गए थे वो 1773 से लेकर 1853 तक थे। दूसरा है, अब 1857 की क्रांति थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो है भारत का शासन सीधा ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके जो हाथों में चला गया था, कहते हैं ताज का शासन। ठीक है, तो तब से 1858 से लेकर के 1947 तक तो भारत का जो संवैधानिक जो विकास है दो चरणों में होता है। एक तो 1773 से लेकर 1853 तक, यानी कि लगभग 1857 के विद्रोह से ठीक पहले तक, और 1857 का जब विद्रोह हो जाता है तो शासन कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन ताज के अधीन हो जाता है। ठीक, तो ये देखते हैं। अब नोट्स पढ़ते हैं, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम क्या थे। ठीक, तो नोट्स, ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर, ठीक है, को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल के जो अधीन एक कार्यकारी परिषद थी उसके सदस्य की संख्या क्या थी, 4 थी। एक क्वेश्चन यहीं से स्टेटमेंट बना देगा कि उनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था या 4 वर्ष था, तो 5 वर्ष कार्यकाल था। इसके अनुसार वारेन हेस्टिंग का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस फ्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को क्या है, बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिकों एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा जैसे विदेश नीति हुई उसमें क्या है, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंटियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। किसमें, 1773 के एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा क्या किया, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या है, पृथक पृथक यानी कि अलग अलग कर दिया गया। अब 1784 के बाद क्या करना था कंपनी को, उनके जो राजनीतिक अधिकार थे वो अलग थे और व्यापारिक जो कार्य थे वो अलग थे। अब एक तरफ राजनीतिक कार्य भी करने उन्हें, दूसरे व्यापारिक कार्य भी करने। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। ठीक है, 1774 के द्वारा क्या हुआ था, निदेशक मंडल, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। भाई सीधी सी बात है, जब 1784 का एक्ट पारित किया गया तो इसमें प्रावधान किया गया कि भाई अब से अंग्रेज लोग क्या करेंगे, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग अलग से निर्माण करेंगे। ठीक है, अब जो राजनीतिक कार्य करने के लिए, ठीक है, तो राजनीतिक कार्यों को करने के लिए क्या, एक निदेशक मंडल व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो 1784 में क्या हुआ था कि जो राजनीतिक कार्य करने थे उन राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और व्यापारिक मामलों पर क्या है, नियंत्रण रखने के लिए निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान किया गया था।
अब चलते हैं 1786 का अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी क्या है, प्रदान की गई थी। ये दोनों ही अधिकार सर्वप्रथम कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब, 1793 में। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को क्या समाप्त कर दिया गया कि अब जो है ब्रिटेन के सभी लोग भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। किसके द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर क्या है, सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। क्या नहीं समझा जाएगा, सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। किसके द्वारा, 1833 के द्वारा। तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में क्या शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से क्या है, अलग किया गया था। ठीक है। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 के द्वारा। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये तो होगा नोट्स। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे आए थे। तो ये कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे क्या है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेट एक्ट द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, कौन था, एलिजा एम्पे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे उत्तर दीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये कब हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये कब मिली थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति यानी चौथा सदस्य की नियुक्ति। तो 1773 के द्वारा क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या हुआ था, नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। और चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा क्या होता, इंग्लिश मिशनरियों को क्या भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो
ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें 1 लाख रुपए की बात की गई थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सत्य है। प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद, यानी कि प्राच्य विवाद एवं आंग्ल विवाद, तो ये तीनों ही ठीक है, तीनों आंसर क्या हैं, सही हैं। तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो कौन सा है? 1813 का चार्टर अधिनियम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से क्या है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को क्या समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को क्या है, केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या है, विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को क्या है, चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल किया था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये नहीं हुआ था। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, व्यापारिक एकाधिकार यानी चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, उसको क्या समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की क्या संप्रभुता को और अधिक सुदृढ़ किया गया था। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए क्या है, इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया था, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। किसके द्वारा? 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई 1858। एक तो जो भारत का जो वो था राजस्व किससे दिया गया था, भारत से दिया गया था। ठीक है, जो भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जबकि ब्रिटेन कैबिनेट मंत्री के अधीन का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का पद बना, किसके द्वारा? 1858 के द्वारा। ठीक है, और एक क्या है, काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया, किस एक्ट के द्वारा? 1858 एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो कौन सा एक्ट था? 1833, चार्टर एक्ट 1833। ये क्या कहता है? ये कहता है चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान
वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु क्या मुख्य आधार बनी। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा 1773 से लेके 1853 तक जो भी एक्ट पारित किए गए। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ था, अब सीधा जो शासन था, भारत का शासन कहाँ, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। अब वहाँ से जो एक्ट पारित होते थे, अब उनके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम कौन कौन से थे, ठीक, तो इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का क्या है, शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो पहला कारण क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा क्या किया, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब क्या है, भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय यानी कि बनाया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का भी एक सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की क्या शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई को प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो कि अधिकतम 6 माह अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस अधिनियम की, 1892 की। भारत परिषद अधिनियम 1909, उसको क्या कहा, मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। कौन थे, प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। किसके द्वारा, 1919 के द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाई भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। 2 सदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में यानी आरक्षित और हस्तांतरित में विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बात उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य है 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा
इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को क्या समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें क्या शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियंस राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द क्या समाप्त कर दिया गया। अब PCS में जो सवाल पूछे गए इस टॉपिक से संबंधित वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। तो कौन सा था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, किसका अधिकार नहीं था, एक तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, दूसरा क्या था, मतदान का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का क्या प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कौन सा है, कोई नहीं, 1935 के द्वारा की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त विकल्प में कोई न होने के कारण 1935 दिया गया है। ठीक है, 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो हम पढ़ चुके कि 1935 के द्वारा 1937 में स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। तो एक तो आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित विषय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो हम अभी पढ़ चुके हैं 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, बिल्कुल की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई, नहीं की गई। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति हस्तांतरित की गई, बिल्कुल की गई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की क्या भागीदारी को बढ़ाना था।
इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी जो कार्यकारी परिषद होती है उसके तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का क्या है बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? भारत शासन अधिनियम 1909। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर परीक्षा में उत्तर का सी माना है, ठीक है, और जबकि उत्तर संशोधित में इसका डी माना है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन यानी केंद्रीय विधानसभा, इसकी अवधि क्या थी? प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाती थी तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित होने थे तथा 40 मनोनीत होने थे, ठीक, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों ने के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 यानी 102 निर्वाचित और प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 145 यानी 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 का एक्ट लाया था। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए क्या मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो इनमें से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही डी। तो आंसर देखते हैं, केवल दो। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। जबकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का क्या है प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन क्या हैं सही हैं? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, तो आंसर ये सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या है सही है दोनों। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना के साथ हुआ था तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ होने लगी, पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीय का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो आंसर देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर बताना है। ए केवल ए, बी और सी ए और सी, डी ए बी सी। यानी कि प्रश्नगत वर्षों में सेकंड। तो हम देख लेते हैं इनके आंसर कौन कौन से। ए 1926, बी 1937, सी 1945। तो आ जाते हैं कौन सा। प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्या है अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का तो क्या है आंसर? 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आंसर हो जाएगा सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बात करते हैं संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रबद्ध किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों में मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? ए मार्लेमेंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आंसर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य के शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में क्या है द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था।
जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, नहीं किए गए थे। किसके दिए गए? गवर्नर जनरल को। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल ठीक था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में किस एक्ट के द्वारा लागू किए गए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी? तो संघीय शासन व्यवस्था किस में की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो हम पढ़ चुके हैं, गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है, यही नहीं है। बाकी विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये थे। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समवाचित किया जाना, ये भी था, जबकि ए आंसर नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सप्तम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीन विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर ठीक है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर क्या है? स्वायत्त शासन की स्थापना। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठवां, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अधिनियम में से किस अधिनियम में के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो कौन सा है? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आंसर हो जाएगा सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक दोस्तों, ये होगा हमारा संवैधानिक विकास। अब आगे पढ़ेंगे हम। आगे क्या पढ़ना है? पढ़ना है संवैधानिक सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अगली वीडियो में आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।